नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। मैं अभय मित्तल आपका स्वागत करता हूं मेरे शो T3 टी टेबल टॉक पर। जैसा कि आजकल दोस्तों हम लोग देख रहे हैं टीवी पर, न्यूज चैनल पर, सोशल मीडिया पर सिर्फ एक ही टॉपिक हमेशा की तरह छाया हुआ है, हर जगह छाया हुआ है। वो है बांग्लादेश का मुद्दा। किस तरह बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है हमारे हिंदू बहन भाइयों पर, किस तरह हिंदू धर्म के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, किस तरह हिंदू धर्म के संतों पर जुल्म किया जा रहा है, और इन सब में वहां की सरकार और वहां की सेना महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है, जो कि दंगाइयों का साथ दे रही है, उन्हें परेशान कर रही है, आम लोगों को परेशान कर रही है, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे हमारी माताएं और बहनें हो हिंदू धर्म की। तो आइए उसी उसी मुद्दे से जुड़े हुए कुछ तथ्य पर आज हम बात करते हैं। वर्तमान समय के बारे में तो हम जानते ही हैं कि बांग्लादेश में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या घटनाएं घट रही हैं। लेकिन अब हम समय से कुछ दौर पीछे चलते हैं, जहां पर हम बांग्लादेश के बारे में पहले तो हम जानते हैं कि बांग्लादेश क्या है और क्या क्या हुआ है, किस तरीके से बना है, और उससे पहले बांग्लादेश की क्या स्थिति थी। तो पहले तो हम बांग्लादेश के इतिहास के बारे में जानते हैं। तो जैसे कि यहाँ पता है कि बांग्लादेश भारत से ही अलग होकर बना है। सबसे पहले ये भारत का हिस्सा था, इसके बाद ये पाकिस्तान का हिस्सा हुआ, लेकिन वर्तमान में ये एक स्वतंत्र राष्ट्र है। बांग्लादेश के इतिहास और सभ्यता के बारे में अगर हम बात करें, और मतलब पहले इसे बंगाल कहते थे, जो कि भारत का हिस्सा था, जो कि 1971 युद्ध के बाद इसे नया रूप दे दिया गया, जिसे हम वर्तमान में बांग्लादेश कहते हैं, जो कि पहले बंगाल था। बंगाल दरअसल बहुत विस्तृत भूभाग था भारत क्षेत्र का। इसकी सभ्यता भी अलग ही थी, इसका इतिहास काफी पुराना है। शुरुआत में अगर हम देखें तो बंगाल का जो पहले नाम था वो दो भागों में विभाजित था, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। बंगाल में मोस्टली अगर हम देखें तो बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म, इन दोनों सभ्यताओं का उल्लेख मिलता है हमें कई सारे धर्मों में भी, हिंदू धर्म में भी और बौद्ध धर्म में भी। कई सारी इमारतें और धरोहर भी मिलती हैं, लेकिन कई सारी इमारतें जो हमारे हिंदू धर्म से संबंधित हैं, उन्हें तोड़कर उन्हें मस्जिदों का रूप भी दे दिया गया है, जो कि आजकल देखा जा रहा है। उत्तरी बांग्लादेश और पूर्वी बांग्लादेश में हिंदू धर्म से जुड़े हुए ऐसे कई सारे ऐतिहासिक अभी चीजें जुड़ी हुई हैं, धरोहरें हैं, जो हिंदू धर्म को सही रूप से दिखाती हैं कि यहाँ पर कभी हिंदू धर्म का बोलबाला था। सबसे पहले सवाल ये उत्पन्न होता है कि जब हिंदू धर्म का इतना बोलबाला था बंगाल में, तो यहाँ का इस्लामीकरण किस तरीके से हुआ? तो सबसे पहले 13वीं शताब्दी में मुसलमानी जो आक्रमण थे, चाहे वो तुगलक हो, चाहे वो खिलजी हो, चाहे वो मुगल हो, सभी एक व्यापारी के तौर पे यहाँ पे बंगाल में गए। उन्होंने बंगाल को अपना व्यापारिक केंद्र बना लिया, और इसके बाद वो 16वीं शताब्दी तक, 13वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक वहां उन्होंने व्यापार किया। इसके बाद हम जानते हैं कि 16वीं शताब्दी में अंग्रेजों का आगमन भारत में हुआ। उन्होंने भी अपना जो प्रमुख व्यापारिक केंद्र था वो बंगाल को बनाया, बंगाल को चिन्हित किया। और करीब आज जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 200 साल करीब अंग्रेजों ने हमारे देश पर शासन किया, हमारे देश पर राज्य किया। उसके बाद 1947 में हमारे देश को आजादी मिली। इससे पहले अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन भी कर दिया था। 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ, तो हमारे देश के कई सारे लोग ये खुशी मना रहे थे कि हमारा देश आजाद हुआ है। तो कई लोग एक ये भी दुख मना रहे थे कि हमारा जो देश है वो दो भागों में विभक्त होना है, एक भारत और एक पाकिस्तान। उसके साथ साथ बंगाल जो कि एक बड़ा और बहुत बड़ा राज्य था, उसके भी दो टुकड़े किए गए। एक था पूर्वी बंगाल और एक था पश्चिमी बंगाल। जो पूर्वी बंगाल था वो तो पाकिस्तान को दे दिया गया, और जो पश्चिमी बंगाल था वो हमारे भारत देश का अंग बन गया। देखिए, पूर्वी बंगाल में मुसलमानों की तादाद ज्यादा थी, इसलिए वो पाकिस्तान को दे दिया गया, और पश्चिमी बंगाल भारत देश से जुड़ा हुआ था, जो कि हिंदू बहुल राज्य था, वो भारत के पास आ गया। लेकिन भारत का जो विभाजन हुआ था, वो भारत का विभाजन पाकिस्तान को अलग किया गया था। इसके साथ ही बंगाल को भी दो हिस्सों में विभाजित किया गया था।
एक हिस्सा पाकिस्तान के पास चला गया था जिसे हम पूर्वी पाकिस्तान कह सकते हैं, और दूसरा हिस्सा जो वर्तमान में पश्चिम बंगाल के नाम से जाना जाता है, बंटवारा हो गया। उसके बाद 1955 का वो दौर आया जब पाकिस्तान ने पूर्वी बंगाल का नाम बदलकर पूर्वी पाकिस्तान रख दिया। ये वही समय था जब पाकिस्तान ने उसका दमन करना शुरू किया पूर्वी पाकिस्तान का। ये वो दौर था जिस समय मारकाट की गई। किस तरीके से आप सभी लोग जानते हैं कि बंगाल अपनी चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। इस तरीके से उन्होंने इसका हनन किया, इस तरीके से उन्होंने इसका दमन किया कि कई सारे लोगों की हत्याएं भी होना चालू हो गई। इसके बाद 1955 के बाद दौर आता है 1966 का, जब पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने 1966 में पाकिस्तान का कमांडर याह्या खान को बनाया, जो कि एक महाचूतिया इंसान था, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। इसके बाद कुछ सालों बाद 1969 का दौर आया, जब अयूब खान को अपनी सत्ता बचाने के लिए कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, तो उन्होंने अपने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। ऐसी स्थिति उस समय पाकिस्तान में पैदा हो गई और कमांडर इन चीफ उस समय याह्या खान था, जिसे पाकिस्तान का तीसरा राष्ट्रपति घोषित कर दिया गया और पूरी सत्ता कमांडर इन चीफ याह्या खान के हाथों में चली गई और सेना के हाथों में चली गई। याह्या खान जैसे ही राष्ट्रपति बना, उसने सबसे पहले पाकिस्तान में संविधान को निलंबित कर दिया और मार्शल लॉ को लागू कर दिया। अब सबसे बड़ा सवाल आप लोगों के लिए यह है कि मार्शल लॉ होता क्या है। देखिए, मार्शल लॉ एक तरीके से अंधा कानून कह सकते हैं, जिसमें नागरिक कुछ भी नहीं होता है, लोकतंत्र खत्म हो जाता है, संविधान खत्म हो जाता है और जो पूरी शासन की पूरी शक्तियां होती हैं वो सेना के पास चली जाती हैं। इसमें ना कोई अपील होती है, ना कोई दलील होती है, ना कोई वकील होता है। एक तरीके से काला कानून होता है। इसमें जहां पर भी दो या दो से ज्यादा लोग होते हैं, उन्हें समूह का दर्जा दे दिया जाता है और समूह को देखते ही गोली मार दी जाती है या फिर उन्हें प्रताड़ित किया जाता है एक तरीके से। तो उसने मार्शल लॉ लगा दिया। इसके बाद 1970 में देश में पहला आम चुनाव आयोजित किया गया, जिससे जो पूर्वी बंगाल था वहां से शेख मुजीबुर रहमान वहां से विजयी हुए, लेकिन याह्या खान ने उन्हें शासक मानने से इनकार कर दिया, जिसका विरोध प्रदर्शन पूर्वी बंगाल में शुरुआत हो गया, यानी पूर्वी पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया, जो कि बंगाली राष्ट्रवाद को लेकर था। याह्या खान का एक खास आदमी था, जो कि उसका डिप्टी भी था, जिसे हम टिक्का खान कहते हैं। टिक्का खान उसका नाम था। यही पूरा मास्टरमाइंड था, यही सरगना था, जितना भी बंगाल में उस समय जो सैन्य अभियान चलाया जा रहा था, उसका ये पूरा का पूरा मास्टरमाइंड था। जिस तरह उस समय अवामी लीग के बारे में आपको बता दूं, 1949 में शेख मुजीबुर रहमान ने इसकी स्थापना की थी और अवामी लीग के जो बड़े बड़े नेता थे और शेख मुजीबुर रहमान थे, उनको इस टिक्का खान ने बहुत परेशान किया। खून की नदियां बह गई थी उस समय। पाकिस्तानी सेना द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसका नाम था एक सर्च लाइट। ये सर्च लाइट ऑपरेशन बंगाली विरोध जो हो रहा था पूरी पाकिस्तान में, उसे दबाने के लिए किया जा रहा था। और जो शेख मुजीबुर रहमान जो वहां से जीते थे, उनकी जिस जीत से याह्या खान नाखुश था, उसे दबाने के लिए और पूरी पाकिस्तान के लोगों को परेशान करने के लिए, वहां पर हिंसा भड़काने के लिए, वहां पर लोगों को मारने, काटने और दरिंदगी दिखाने के लिए यह सब सैन्य अभियान चलाया गया था। ऐसा भी कहा जाता है कि इस सैन्य अभियान में कम से कम 3 लाख से 30 लाख लोगों की हत्या की गई और इसके साथ ही वहां पर महिलाओं का इतनी ब्रूटल तरीके से, इतने क्रूरता तरीके से बलात्कार किया गया। वहां के जो पाकिस्तानी कैंप हुआ करते थे, वहां पर बंगाली औरतों को सेक्स वर्कर बना के रखा जाता था। किस तरीके से वो उन औरतों का, उन बहनों का शोषण किया करते थे पाकिस्तान की आर्मी के लोग थे। इसके बाद कई सारे तकरीबन 10 मिलियन लोग भारत में शरणार्थी के तौर पर आए, जिससे भारत को एक बहुत बड़ा झटका लगा, आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर। तो भारत ने भी इसे अपना एक बड़ा कदम उठाने का सोचा और भारत ने भी इसके खिलाफ एक 1971 में सैन्य अभियान चलाया, जिसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 में लड़ाई हुई, जिसके परिणाम हम जानते हैं कि पाकिस्तान की हार हुई, हिंदुस्तान की जीत हुई, जिसके फलस्वरूप
बांग्लादेश एक नया देश बनाया गया जिसके पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान बने।